बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 3 मुलाहिज़ा फरमाएं। लीडो थिएटर से जरा पहले एक ट्रैफिक सिग्नल पर प्रताप सिंह को गाड़ी रोक लेनी पड़ी। उसे आगे 2 गाड़ियां और थी। पहले ही गाड़ियों की कतार लग गई थी। वहीदान अपनी सीट पर बैठा इधर उधर देख रहा था। एक मोटरसाइकिल कार के करीब आ रुकी। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी सवार थे। वहीदान उनकी तरफ देखने लगा। वो दोनों चीनी थे। आगे वाले आदमी के हाथ मोटरसाइकिल के हैंडल पर जमे हुए थे। वो इधर उधर देख रहा था। उसका चेहरा जैसे ही वहीदान की नजरों में आया, वहीदान चीख उठा, चाचा ये है वो गुंडा, इसने मारा था मेरी मम्मी को। प्रताप सिंह ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मोटरसाइकिल सवार चीनी ने भी वहीदान की चीख सुन ली। उसने वहीदान की तरफ देखा और फिर दूसरे ही लम्हे वो सीधा हो गया। मोटरसाइकिल उछलकर आगे बढ़ी। प्रताप सिंह और पुलिस वाले बड़ी फुर्ती से कार से उतर आए, लेकिन मोटरसाइकिल चौराहे पर पहुंचकर बड़ी तेजी से सिग्नल तोड़ती हुई सामने वाले ट्रैफिक के हुजूम में गायब हो चुकी थी। प्रताप सिंह और वो दोनों कांस्टेबल दौड़कर गाड़ी में बैठे। इंजन स्टार्ट ही था। प्रताप ने गाड़ी को गियर में डालकर क्लच पर पैर रखा। सिग्नल 1 मिनट बाद खुला। आगे वाली दोनों गाड़ियां जैसे ही हरकत में आई, प्रताप सिंह ने स्टीयरिंग मोड़ते हुए क्लच छोड़ दिया। गाड़ी एक जोरदार झटके से उछलकर आगे बढ़ी। प्रताप सिंह ने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव डाल दिया। गाड़ी तूफानी रफ्तार से दौड़ने लगी। स्टीयरिंग के सामने बैठे हुए प्रताप सिंह इधर उधर देख रहा था। उसे उस मोटरसाइकिल की तलाश थी। क्राउन प्रिंस होटल के मोड़ पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और गहरे गहरे सांस लेते हुए इधर उधर देखने लगा। लीडो थिएटर क्राउन प्रिंस होटल तक रास्ते में दाईं बाईं कई छोटी बड़ी सड़कें फूटती थी। वो मोटरसाइकिल न जाने किस तरफ निकल गई होगी। निकल गए। प्रताप सिंह दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बोला, तुम्हें यकीन है कि ये वही लोग थे जिन्होंने हमला किया था? हाँ चाचा, वहीदान बोला। मोटरसाइकिल पर जो शख्स आगे बैठा हुआ था उसने मम्मी को कत्ल किया था। दूसरे को मैं नहीं जानता, लेकिन उन चेहरों को तो मैं कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने मेरे माँ बाप को मारा है। फिक्र ना कर पुत्र, प्रताप सिंह ने कहा। ये लोग बचकर नहीं जाएंगे, सौ रब दी, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मेरा ख्याल है वो हमारा पीछा नहीं कर रहे थे, बैद इत्तेफाक से सामने आ गए थे। तुम उन्हें पहचान कर चीखे तो वो बदहवास होकर भाग गए। इसी दौरान में दूसरी गाड़ी भी उनके पीछे आकर रुक गई। सवितर सिंह नामी गार्ड अपनी गाड़ी से उतरकर उनके करीब आ गया और प्रताप सिंह की तरफ खिड़की पर झुकते हुए बोला, क्या गल है जी, आप इतनी तेजी से वहां से क्यों निकले थे? हम तो परेशान हो गए थे। एक बंदा नजर आ गया था, प्रताप सिंह ने कहा। वहीदान ने उसे पहचान लिया था। इसने चीख कर मुझे उनके बारे में बताया तो वो वहां से भाग निकला। वो तो अपनी फटफटी निकाल कर ले गया, लेकिन मेरे आगे 2 गाड़ियां थी। मुझे सिग्नल खुलने का भी इंतजार करना पड़ा। सिग्नल खुलते ही मैंने गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। सवितर सिंह कुछ कह नहीं चाहता था कि एक मोटरसाइकिल वहां आ रुकी। वो पुलिस का सार्जेंट था। उसे देखकर प्रताप सिंह का दिमाग बग से उड़ गया। उसे याद आ गया कि सड़क पर इस तरह गाड़ी खड़ी करना खिलाफ कानून है। उसने जल्दी से इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इसी दौरान में सार्जेंट मोटरसाइकिल से उतरकर उसके करीब आ चुका था। वो चीनी था। तुमको मालूम है इस तरह गाड़ी खड़ी करना जुर्म है? मालूम है जी, प्रताप सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा। गलती होगी सरकार, इस मर्तबा माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। माफ कर दिया, चीनी सार्जेंट बोला। हम तुमको वार्निंग देता है, आइंदा ऐसी गलती मत करना। मांगता नहीं मांगता सरकार, प्रताप सिंह ने कहते हुए गाड़ी को गियर में डाल दिया और उसे एक हल्के से झटके से आगे बढ़ा दिया। इसी दौरान में सवितर सिंह भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। अगले लम्हे उसकी गाड़ी भी हरकत में आ चुकी थी। प्रताप सिंह की कार की रफ्तार हल्की थी। वो इधर उधर देख रहा था कि शायद वो मोटरसाइकिल सवार कहीं नजर आए, मगर वो भी इतने बेवकूफ न थे कि पहचान लिए जाने के बाद भी इसी इलाके में घूमते रहते। घर पहुंचने के बाद प्रताप सिंह देर तक सोचता रहा कि आबद अली और शुगुफ्ता के कातिलों ने अभी तक गालिबन ये बात नहीं सोची थी कि उस वारदात में जिंदा बच जाने वाला बच्चा उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अब जबकि वजदान ने उनमें से एक को पहचान लिया था, उन्हें खतरे का एहसास हो जाएगा और वो खामोश नहीं बैठेंगे। वजदान के लिए अब खतरा कुछ और बढ़ गया था। माँ बाप के कत्ल के बाद से वजदान अपने घर नहीं गया था। वो प्रताप सिंह के घर पर ही रह रहा था, लेकिन आज अचानक उसे घर की याद आ गई। चाचा, वो प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपना घर याद आ रहा है, ले चलो ना मुझे। मैंने तुम्हारे मकान की चाबियां पता नहीं कहाँ रख दी हैं पुत्र। प्रताप सिंह इधर उधर देखते हुए बोला, मैं सुबह तुम्हें ले चलूंगा। चाबियां प्रताप सिंह के तकिए के नीचे रखी हुई थी। घर भी ज्यादा दूर नहीं था। साथ वाला दरवाजा तो था, लेकिन उसने जानबूझकर टाल दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अपने घर में दाखिल होते ही एक एक चीज को देखकर वहीदान को अपने माँ बाप की याद आ जाएगी तो वो रोना शुरू कर देगा। उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसकी रात बेचैनी में गुजरेगी। वो वहीदान को बहलाने के लिए देर तक उससे बातें करता रहा। उस चीनी के बारे में भी उसने कई सवाल किए थे। उसकी शक्ल मैं कभी नहीं भूल सकता चाचा, वहीदान ने उसके एक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा। उसे तो मैं जहाँ भी देख लूंगा पहचान लूंगा। और हाँ, मुझे याद आ रहा है कि दारा ने उसे नाम से भी मुखातब किया था। वो नाम क्या था? वो खामोश होकर सोचने लगा, लेकिन नाम उसे याद नहीं आया। अभी याद नहीं आ रहा। उसके लहजे में बेबसी थी, लेकिन याद आ जाएगा। मैं रात भर सोचूंगा। मुझे यकीन है कि दारा ने तुम्हारे माँ बाप पर हमला कराने के लिए किराए के कातलों की खिदमत हासिल की होंगी और वो भी उनमें से एक होगा। अगर उसका नाम मालूम हो जाए तो उसे आसानी से तलाश किया जा सकता है। जेर जमीन दुनिया में मेरे भी कुछ जानने वाले हैं, किसी न किसी से उसका पता चल जाएगा।
फिक्र मत करो चाचा, वैदान ने पूरे इत्मीनान लहजे में कहा। मैंने उसे सूरत से पहचान लिया है तो उसका नाम भी मुझे याद आ जाएगा। अच्छा पुत्र, प्रताप सिंह ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अब तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं कब तक घर में बंद रहूंगा चाचा, वैदान उसकी तरफ देखते हुए बोला। मेरे स्कूल का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। अभी चंद रोज तक तो तुम्हें स्कूल से छुट्टी करनी पड़ेगी, जब तक ये लोग पकड़े नहीं जाते। आजादी से घूमना फिरना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जहां तक तुम्हारी पढ़ाई का ताल्लुक है तो ऐसा करो, कल से मैं तुम्हें पढ़ाया करूंगा। ठीक है चाचा, लेकिन अगर वो लोग ना पकड़े गए तो क्या मैं कभी घर से नहीं निकल सकूंगा, वैदान ने कहा। वो लोग पकड़े जाएंगे, जरूर पकड़े जाएंगे पुत्र, प्रताप सिंह ने कहा। अगर कानून उनका सुराग ना लगा सका तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारे माँ बाप के कातलों की तलाश को मैंने अपना मिशन बना लिया है। जब तक उनसे इंतकाम नहीं लूंगा मुझे भी चैन नहीं आएगा। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं जिंदा हूँ, ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचने दूंगा और ना ही आबद अली और पाबो शगुफ्ता के कातलों को माफ करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा चाचा, वैदान ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। हाँ पुत्र, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। इंतकाम हम दोनों का मिशन है और हम उसे पाया तकमील तक जरूर पहुंचाएंगे। वैदान जवाब में कुछ कहने की बजाय खामोशी से छत को घूरता रहा। प्रताप सिंह भी खामोश रहा। तकरीबन आधे घंटे बाद वैदान तो सो गया, मगर प्रताप सिंह जागता रहा और सोचता रहा। सुबह जब वो बेदार हुआ तो वैदान पहले ही से जाग चुका था। तकरीबन 1 घंटे बाद नाश्ते से निमटकर प्रताप सिंह ने चाबियां उठाई और वैदान को लेकर मकान से बाहर आ गया। कुछ देर तक वो गली में खड़ा इधर उधर देखता रहा। इसी दौरान में गली में रहने वाला केकबाद नामी एक पारसी अपने घर से निकलकर वहां आ गया। वो लोग कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर केकबाद के जाने के बाद प्रताप सिंह ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और आबद अली के मकान के गेट का ताला खोलने लगा। 2-3 मिनट में वो मकान के अंदर मौजूद थे। मकान का दरवाजा कई रोज बाद खुला था। हर चीज गर्द आलूद थी। उसे याद था कि शगुफ्ता सफाई का बड़ा ख्याल रखती थी। घर की हर चीज सलीके से अपनी जगह रखी हुई थी और साफ सुथरी नजर आती थी, मगर अब हर चीज पर गर्द जमी हुई थी। प्रताप सिंह इधर उधर देख रहा था कि सिसकियों की आवाज सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। वैदान लाउंज में नजर नहीं आ रहा था। सिसकियों की आवाज बेडरूम से आ रही थी। वो तेज कदम उठाता हुआ बेडरूम में दाखिल हो गया। वैदान आतिशदान के सामने खड़ा था। कार्नस पर स्टेनलेस स्टील के खूबसूरत फ्रेम में आबद अली और शगुफ्ता की तस्वीर लगी हुई थी। शगुफ्ता की गोद में वैदान था। जिस वक्त यह तस्वीर खींची गई थी उस वक्त वैदान की उम्र 1 साल या इसके लगभग रही होगी। वैदान ने दोनों हाथों से फ्रेम को थाम रखा था और तस्वीर को देखकर सिसकियां भर रहा था। प्रताप सिंह ने उसके करीब पहुंचकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए। वैदान पुत्र, वो नरम लहजे में बोला, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल पर गहरे जख्म लगे हुए हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने भी अपने माँ बाप की जली हुई लाशें देखी थी तो अपने हवास खो बैठा था। लेकिन तुमने जिस हौसले से यह सदमा झीला है वो काबिले तारीफ है। अब सब्र करो पुत्र, जाने वाले वापस नहीं आते मगर अपनी यादें छोड़ जाते हैं। तुम जिस हैसियत और कर्ब से गुजर रहे हो इसका मुझे अंदाजा है, मगर अब सब्र करो पुत्र। हौसला और सब्र ही दुख का इलाज है। हौसले से काम लो पुत्र। इतना हौसला कहाँ से लाऊं चाचा, वैदान कहते उससे लिपट गया और बिलक बिलक कर रोने लगा। प्रताप सिंह उसका कंधा थपथपा रहा था। उसके सर पर हाथ फेरता रहा। उसकी आंखें अपनी भी भीग गई थी। कितनी देर बाद वैदान अपनी कैफियत पर काबू पा सका। वैदान पूरे घर में घूम रहा था और एक एक चीज को हसरत भरी नजरों से देख रहा था। प्रताप सिंह उसके साथ था। वो दोनों एक बार फिर बेडरूम में आ गए। बेडरूम में एक दीवार के साथ तकरीबन 6 फुट चौड़ी और 8 फुट ऊंची लकड़ी की अलमारी बनी हुई थी, जिसके 3 दरवाजे थे। एक दरवाजे में चाबियों का गुच्छा लटका हुआ था। वैदान ने चाबी घुमाकर दरवाजा खोला। अलमारी के उस हिस्से में शगुफ्ता के कपड़े हैंगरों पर टंगे हुए थे। ज्यादातर साड़ियां थी। निचले हिस्से में शेल्फों पर तयशुदा कपड़े रखे हुए थे। उसने दरवाजा बंद करके अलमारी का दूसरा हिस्सा खोल दिया। उस अलमारी में आबद अली के कपड़े थे। वैदान कुछ देर उन कपड़ों को देखता रहा। फिर उसने अलमारी का तीसरा दरवाजा खोल दिया। अलमारी के उस हिस्से में ऊपर नीचे कई शेल्फ बने हुए थे, जिसमें फाइलें और रजिस्टर वगैरह सलीके से रखे हुए थे। सबसे नीचे एक दराज थी। वैदान ने झुककर वो दराज खोली। प्रताप सिंह उसके पीछे खड़ा था। वैदान जब सीधा हुआ तो उसके हाथ में पिस्तौल देखकर प्रताप सिंह चौंक गया। अरे बेटा, ये क्या? लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो, प्रताप सिंह बोला। नहीं चाचा, वैदान ने पिस्तौल पर मजबूती से गिरफ्त जमाते हुए कहा। यह पिस्तौल मेरे ही पास रहेगा। मैं इस पिस्तौल की गोलियों से उन लोगों के सीने छिलनी करूंगा जिन्होंने मेरे माँ बाप को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। प्रताप सिंह को यूं लगा जैसे वैदान एकदम जवान हो गया हो। नहीं पुत्र, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी ये पिस्तौल तुम्हारे पास रहना मुनासिब नहीं। जब वक्त आएगा तो मैं खुद तुम्हारे हाथ में पिस्तौल दूंगा। लाओ, इस वक्त ये मुझे दे दो। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। वादा चाचा, वैदान ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। हाँ वादा पुत्र, प्रताप सिंह मुस्कुराया। वैदान ने पिस्तौल उसके हाथ में दे दिया और मुड़कर दराज में रखी हुई चीजों को उलट पलट कर देखने लगा। प्रताप सिंह करीब ही खड़ा था। उस दराज में और बहुत सी दूसरी चीजों के अलावा नीचे एक पुरानी सी डायरी भी रखी हुई थी। वैदान ने वो डायरी निकाल दी और वो उसे खोल कर देखने लगा। प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर उसके हाथ से डायरी ले ली और उसे उलट पलट कर देखने लगा। डायरी बहुत पुरानी थी। उसके कागज पीले पड़ चुके थे। पहले सफे पर आबद अली का नाम और उसके साथ लिखी हुई तारीख देखकर प्रताप सिंह चौंक गया।
12 साल पहले की तारीख थी। प्रताप सिंह का ख्याल था कि आबद अली चूंकि कारोबारी आदमी था, इसलिए इस डायरी में भी हिसाब किताब ही होगा। लेकिन जब उसने औराक पलटे तो उसे एक बार फिर चौंक जाना पड़ा। उस डायरी में हिसाब किताब नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ तारीखों में यादाश्तें लिखी हुई थी। इस डायरी में तुम्हारे डैडी की यादाश्तें हैं, प्रताप सिंह बोला। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसे अपने पास रख लूं, पढ़ने के बाद तुम्हें लौटा दूंगा। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है चाचा, वैदान ने कहा। प्रताप सिंह ने डायरी बंद करके बगल में दबाई और वैदान के साथ साथ एक बार फिर मकान में घूमने लगा। वो 3-4 घंटों तक इस मकान में रहे और जब बाहर निकले तो वैदान ने अपना बस्ता भी उठा लिया था। अपने घर में आकर प्रताप सिंह ने डायरी मेज की दराज में रखी और सवितर सिंह को बुलाकर दोपहर के खाने के बारे में हदायत देने लगा। घर में सिर्फ सुबह का नाश्ता तैयार होता था या चाय बनती थी। खाना होटल ही से आता था। 1:30 बजे के लगभग उन्होंने खाना खाया। खाने के बाद वैदान कालीन पर अपनी किताबें फैलाकर बैठ गया और प्रताप सिंह टेलीफोन पर किसी से बात करने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद जब प्रताप सिंह वैदान वाले कमरे में आया तो वो कालीन पर सो रहा था और उसके चारों तरफ किताबें और कापियां फैली हुई थी। प्रताप सिंह को एक जरूरी काम से बाहर जाना था। उसने सवितर सिंह को बुलाकर घर में बिठाया, कुछ हदायत दी और बाहर चला गया। उसका अपना दफ्तर लिटिल इंडिया में सहरान गोन रोड की बगल में वाक़ एक तंग सी गली में था। उस इलाके में आकर यही लगता था जैसे कोई हिंदुस्तान के कदीम इलाके में आ गया हो। तंग और पुरहुजूम गलियां, सामान से भरी हुई दुकानें। प्रताप सिंह का दफ्तर जिस गली में था वो भी खासी तंग थी। उस तरफ ज्यादातर मिर्च मिसालों और करियाने की दुकानें थी। एक खसा से 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी। पहली मंजिल पर प्रताप सिंह का दफ्तर था और उससे ऊपर वाली मंजिल पर एक हिंदू फैमिली रिहाइश पजीर थी। प्रताप सिंह कई रोज बाद अपने दफ्तर आया था। वो काम में इस कदर मसरूफ हुआ कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना रहा। जब सर उठाकर देखा तो दीवारगीर घड़ी 8 बजा रही थी। वो खाते बंद करता हुआ एकदम उठ खड़ा हुआ। अच्छा भाई उतार सिंह, वो अपने मुंशी की तरफ देखते हुए बोला, सुबह से पहले तुम कल आने वाला कंसाइनमेंट क्लियर करवा लेना। मैं दोपहर के बाद चक्कर लगाऊंगा। वो दफ्तर से निकलकर तंग सी गलियों में चलता हुआ सेरानगुन रोड पर उस पार्किंग लॉट पर आ गया जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया ही था कि पीछे से एक आवाज सुनकर उछल पड़ा। यहाँ से तुम सीधा चाइना टाउन चलोगे? नहीं, अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश नहीं, सीधे बैठे रहो और गाड़ी आगे बढ़ाओ। प्रताप सिंह के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। कौन हो भाई तुम, मेरी गाड़ी में? बोलो मत, गाड़ी चलाओ, गुराती हुई आवाज में कहा गया। वो जो कोई भी था बात अगरचे उर्दू में कर रहा था लेकिन लहजा चीनी था। प्रताप सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पार्किंग लॉट से निकलकर सड़क पर आते हुए उसने सामने लगे हुए आईने का जाविया दुरुस्त करने की कोशिश की, मगर पीछे बैठे हुए शख्स ने पिस्तौल की नाल उसके हाथ पर मारी। प्रताप सिंह के मुंह से ऊ की आवाज निकली और वो जोर जोर से हाथ झटकने लगा। आराम से बैठा रह जानवर दे आप पुत्रा। वो पीछे मुड़कर देखे बगैर बोला, गाड़ी चलाते रहो खामोशी से। वही शख्स घुराया और उसके साथ ही पिस्तौल की नाल प्रताप सिंह की गर्दन से लग गई। प्रताप सिंह एक बार फिर गहरा सांस लेकर रह गया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सड़कों पर ट्रैफिक था। प्रताप सिंह कार ड्राइव करते हुए इधर उधर देख रहा था। वो कोई ऐसा मौका तलाश कर रहा था कि उस शख्स के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई कर सके, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिल सका। चाइना टाउन की तरफ आने के लिए उसे एक तवील चक्कर काटना पड़ा। कार इस वक्त कैरान हिल रोड पर थी। ये ज्यादातर रिहायशी इलाका था। सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। प्रताप सिंह ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। पिछली सीट पर बैठा हुआ शख्स आगे को झुका हुआ था और पिस्तौल की नाल उसने प्रताप सिंह की गर्दन से लगा रखी थी। ए क्या करता है, गाड़ी आहिस्ता चलाओ, वो शख्स घुराया। रफ्तार बताने वाली सुई इस वक्त 55 और 60 के दरमियान हरकत कर रही थी। प्रताप सिंह ने दोनों हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमा दिए और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगा दिया। ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज फिजा में गूंजी। कार सड़क पर लट्टू की तरह घूम गई। जोरदार झटका लगने से पिछली सीट पर बैठा हुआ वो शख्स उछलकर अगली सीट की पुश से टकराया। प्रताप सिंह बड़ी फुर्ती से अपनी सीट पर घूम गया। उसने घूमते ही उस शख्स की गर्दन पर हाथ डाल दिया। उस शख्स का हाथ दरवाजे पर लगा। इत्तेफाक से उसका हाथ हैंडल पर पड़ा था। उसने 2 उंगलियां अंदर डालकर हैंडल उठा दिया। एक झटके से दरवाजा खुल गया। वो शख्स मछली की तरह प्रताप सिंह के हाथों से फिसलकर दरवाजे से बाहर गिरा। प्रताप सिंह तेजी से पलटा। इसने भी दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरा वो शख्स संभलने की कोशिश कर रहा था। उसने प्रताप सिंह को कार से उतरते हुए देखा तो फायर कर दिया। गोली प्रताप सिंह की पगड़ी को छूती हुई गुजर गई। प्रताप सिंह बड़ी तेजी से नीचे झुका। उसके साथ ही इसने लात घुमा दी। पैर की ठोकर उस शख्स के पिस्तौल वाले हाथ पर लगी और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। प्रताप सिंह ने दूसरी ठोकर मारना चाहिए, मगर उस शख्स ने दोनों हाथों से उसका पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। प्रताप सिंह लड़खड़ाता हुआ गिरा। इससे पहले कि वो समझ सकता, उस शख्स ने प्रताप सिंह पर छलांग लगा दी। वो शख्स अगर ये दुबला पतला था, मगर उसमें बला की ताकत भरी हुई थी। उसने दोनों हाथों से प्रताप सिंह का गला दबोच रखा था। प्रताप सिंह को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका गला किसी आहनी शिकंजे में फंस गया हो। उसे अपने सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। उसने दोनों हाथ उस शख्स की कलाइयों पर जमा दिए और अपने गले से गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसके साथ इसने अपनी टांग मोड़कर पैर उस शख्स के पेट पर रखा और पूरी कुव्वत से उसे ऊपर उठाने लगा। वो शख्स प्रताप सिंह के ऊपर से होता हुआ पुश्त के बल पीछे गिरा।
प्रताप सिंह बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। उस शख्स ने भी उठने में बड़ी फुर्ती दिखाई। प्रताप सिंह ने संभलने का मौका दिए बगैर खड़ी हथेली से वार किया। चोप उस शख्स के कंधे से जरा नीचे बाजू पर लगा। प्रताप सिंह ने दूसरा वार किया, मगर उस शख्स ने बड़ी तेजी से एक हाथ से ब्लॉक किया और दूसरे हाथ से वार कर दिया। खड़ी हथेली का वार प्रताप सिंह के बाएं कंधे पर लगा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे वजनी हथौड़े से जरब लगाई गई हो। तकलीफ से वो नीचे झुक गया, लेकिन फौरन ही संभल गया। वो शख्स भी संभल चुका था। उसने दोनों हाथ आगे निकाल लिए। उसके अंदाज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो भी मार्शल आर्ट का माहिर है। वो प्रताप सिंह पर हमले के लिए पर तोल रहा था, लेकिन प्रताप सिंह ने मौका दिए बगैर उस पर हमला कर दिया। उसने दाईं टांग को इस तरह हरकत दी जैसे स्ट्रीट किक लगाना चाहता हो। दूसरे शख्स ने स्ट्रीट किक से बचने के लिए अपनी जगह से हरकत की, मगर प्रताप सिंह स्ट्रीट किक लगाने की बजाय बड़ी तेजी से अपनी जगह पर घूम गया। उसकी स्पिन किक उस शख्स की पसलियों पर लगी। वो बिलबिला कर लड़खड़ा गया। प्रताप सिंह ने एक और स्पिन किक लगाई। वो शख्स नीचे गिरा। प्रताप सिंह को तीसरा वार करने का मौका नहीं मिल सका। वो शख्स किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। उसने बड़ी कुव्वत से प्रताप सिंह के सीने पर फ्लाइंग किक लगाई। प्रताप सिंह लड़खड़ाता वो पुष्ट के बल गिरा। वो शख्स प्रताप सिंह पर हमला करने के लिए फिर आगे बढ़ा, लेकिन ठीक उसी वक्त एक कार उस सड़क पर मुड़ी। वो दोनों कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में नहा गए। वो शख्स एक झटके से रुक गया। उसने कार की तरफ देखा और फिर प्रताप सिंह पर हमला करने की बजाय एक तरफ छलांग लगा दी और वो एक बंगले की दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। कार ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज के साथ रुक गई। तीन आदमी नीचे उतरकर प्रताप सिंह की तरफ दौड़े, जो अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था। एक आदमी ने उसे सहारा देकर उठाया। वो तीनों हिंदुस्तानी थे। क्या हुआ? कौन हो तुम? और वो कौन था? एक आदमी ने पूछा। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा, प्रताप सिंह इधर उधर देखते हुए बोला। इस लड़ाई में उसकी पगड़ी सर से गिर गई थी। लंबे बाल शानों पर बिखरे हुए थे। इसने बालों को समेटकर सर के ऊपर जूड़ा बनाया और जमीन पर पड़ी हुई पगड़ी सर पर जमा ली। लेकिन हुआ क्या? ये आदमी कौन था जो तुम्हें मार रहा था? एक आदमी ने पूछा। वही तो बता रहा हूँ भाई जी कि शराफत का जमाना ही नहीं रहा, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। उस बंदर ने लिफ्ट मांगी, मैंने उसे कार में बिठा लिया। यहाँ पहुंचकर उसने सड़क सुनसान देखी तो पिस्तौल निकाल लिया। वो मुझे लूटना चाहता था, लेकिन भाई जी अपनी मेहनत की कमाई कोई आसानी से किसी के हवाले तो नहीं करता ना। मैंने उसे जेर कर ही लिया होता, लेकिन आप लोगों की गाड़ी इस तरफ मुड़ते देखकर भाग गया। अच्छा हुआ भाग गया, वरना वो आपको कोई नुकसान पहुंचा देता। एक और आदमी ने कहा। आपको चाहिए कि फौरन पुलिस को रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करने का क्या फायदा होगा? प्रताप सिंह कपड़े झाड़ते हुए बोला। ऐसे लोगों को तलाश करना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने उसकी शक्ल अच्छी तरह नहीं देखी थी, पुलिस कैसे तलाश करेगी उसे? बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से मामला रफा दफा हो गया। वो लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर और गाड़ियां वहां से रुखसत हो गई। प्रताप सिंह इधर उधर घूमकर कुछ तलाश करने लगा। बिलाखिर उसे हमलावर का पिस्तौल मिल गया, जो उसकी कार से चंद गज दूर पड़ा था। उसने पिस्तौल उठाकर चेक किया और फिर जेब में रख लिया। पुत्र जी, अब तुम्हारे इसी पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतारूंगा। वो बड़बड़ाता हुआ कार में बैठ के और इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो इस वक्त कैरन हिल रोड पर था। अगले मोड़ पर उसने गाड़ी बाइड फोर्ड रोड पर मोड़ दी और उस सड़क पर होता हुआ आर्चर्ड रोड पर पहुंच गया। प्रताप सिंह का जहन उलझा हुआ था। यह आदमी पहले से उसकी कार में छुपा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इसका ताल्लुक दारा ग्रुप से था। दारा यकीनन इस बात से बाखबर होगा कि वैदान इसकी तहवील में है। वैदान इस लर्ज़ाखेज़ वारदात का वाहिद चशमदीद गवाह था और दारा के लिए बहुत बड़ा खतरा था। वो इसे यकीनन अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। मकान पर पुलिस का पहरा था। 2 प्राइवेट गार्ड भी मौजूद थे। वहां पर हमला करने की हमाकत वो नहीं कर सकता था। उसने गालबन यही सोचा होगा कि प्रताप सिंह को काबू किया जाए और फिर इसके जरिए वैदान को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए, लेकिन उसका यह मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। दारा ने प्रताप सिंह को पकड़ने के लिए जो आदमी भेजा था, उसे खुद ही अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ा। वो आदमी प्रताप सिंह का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन अब प्रताप सिंह को वैदान की तरफ से परेशानी थी। इसके ज़हन में अचानक ये ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि दारा ने एक तरफ से अगवा करने की कोशिश की और दूसरी तरफ वैदान को उठाने के लिए उसके मकान पर हमला कर दिया हो। यह ख्याल आते उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। जब वो अपने मकान की गली में दाखिल हुआ तो उसे इत्मीनान सा हुआ। गली में किसी गड़बड़ के आसार नजर नहीं आ रहे थे। इसने कार अपने बंगले के सामने रोकी और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। एक पुलिस वाला गेट के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था और दूसरा राइफल कंधे पर लटकाए उसके आसपास ही टहल रहा था। वो दोनों आपस में बातें भी कर रहे थे। खैरियत है ना? यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? प्रताप सिंह ने पूछा। नो सर, एक पुलिस वाले ने जवाब दिया। कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब ओके है। प्रताप सिंह गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सीन से गुजरते उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। उसका एक बॉडीगार्ड छत पर मुंडीर के करीब बैठा हुआ था। उसकी तरफ हाथ हिलाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वैदान और सवितर सिंह लाउंज में कालीन पर बैठे हुए थे। वैदान की किताबें बिखरी हुई थी और वो एक कॉपी पर कुछ लिख रहा था। ओए सवितर सिंह, प्रताप सिंह उसकी तरफ देखते हुए बोला। पढ़ ले ओए, तू भी पढ़ ले, इस बच्चे से ही कुछ पढ़ ले। सरदार जी, सवितर सिंह मुस्कुराते हुए बोला। मेरे तो प्यो ने नहीं पढ़ा, मैं क्या करूंगा? तुम खोते के खोते ही रहोगे, प्रताप सिंह बोला। अच्छा, जा चाय बना कर ला। वो वैदान के पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा।
प्रताप सिंह को बहरहाल इस बात की खुशी थी कि पढ़ाई शुरू कर देने से वैदान का ध्यान बट गया था। कुछ देर बाद सवितर सिंह चाय बनाकर ले आया। उसने उन दोनों के सामने एक एक कप रखा और तीसरा कप खुद लेकर बैठ गया। सरदार जी, वो प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए बोला, लगता है कपड़ों समेत किसी से कुश्ती लड़के आ रहे हो। हाँ, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। रास्ते में एक कांगड़ी पहलवान मिल गया था। उसने कुश्ती के लिए चैलेंज कर दिया और मुझे कपड़े उतारने का मौका ना मिल सका। कुश्ती का फैसला हुआ सरदार जी? सवितर सिंह ने पूछा। फैसला क्या होना था, प्रताप सिंह बोला। वो कांगड़ी पहलवान भाग गया और मैं सड़क पर कपड़े झाड़ता रह गया। फैसला क्या होना था, प्रताप सिंह बोला। वो कांगड़ी पहलवान भाग गया और मैं सड़क पर खड़ा कपड़े झाड़ता रह गया। इसका मतलब है कि हाँ, प्रताप सिंह ने उसकी बात काट दी। मतलब वही है जो तू समझ रहा है, अब बात को आगे ना बढ़ा। सवितर सिंह खामोश हो गया। तकरीबन 9:30 बजे के लगभग प्रताप सिंह ने सिंगापुर शॉपिंग सेंटर में वाक़ एक रेस्टोरेंट को फोन करके अपने और वैदान के लिए खाना मंगवाया। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी सिख था और प्रताप सिंह को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो फोन करने पर खाना पैक करके फौरन ही भेज दिया करता था। सवितर सिंह खाना अपने लिए खुद ही लेकर आया करते थे। खाना खाने के बाद वैदान और प्रताप सिंह बातें करते रहे। 11 बजे के लगभग वैदान सो गया। प्रताप सिंह को आबद अली की डायरी का ख्याल आया। उसने बेज की दराज से डायरी निकाली और पलंग पर नीम दराज होकर पढ़ने लगा। 12 साल पहले जब आबद अली सिंगापुर आया था तो प्रताप सिंह ने उसे यहाँ सेटल होने में बड़ी मदद दी थी। आबद अली ने उसे अपने बारे में कुछ बताया था, लेकिन आबद अली की डायरी पढ़ते हुए प्रताप सिंह अपने आप में एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। आबद अली ने अपने बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच था, लेकिन इस डायरी से उसे ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि प्रताप सिंह दंग रह गया। आबद अली की डायरी की तहरीर एक तरह की सरकशिश थी। इस तहरीर के मुताबिक आबद अली लाहौर के कंदवाई गांव रखा वाली का रहने वाला था। ये गांव पाक भारत सरहद पर वाक़ था। सरहद की दूसरी तरफ जिला अमृतसर का एक छोटा सा गांव था। तकसीम हिंद से पहले इन दोनों बस्तियों के लोगों में बड़े खुशगवार ताल्लुकात थे और ये ताल्लुकात मुल्क तकसीम होने के बाद भी कायम रहे थे। आबद अली का बाप चौधरी हाकम अली एक छोटा जमींदार था। उसकी जमीन सरहद पर थी। बाज खेत तो सरहद से मिले हुए थे। मलिक रमजान उस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। उसकी जमीनें अगरचे गांव के दूसरी तरफ थी, लेकिन वो सरहद के साथ वाली कुछ जमीनें भी खरीदना चाहता था। उसने कई मरतबा चौधरी हाकम अली से बात की थी कि वो सरहद से मिले हुए चंद खेत उसके हाथ फरोख्त कर दे, लेकिन चौधरी हाकम अली इस बात पर आमादा न था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि मलिक रमजान सरहद से मिली हुई जमीन क्यों खरीदना चाहता है। मलिक रमजान के सरहद के दूसरी तरफ वाक़े भारतीय गांव रामपुर के चौधरी करम दास से बहुत गहरे ताल्लुकात थे। वो रात की तारीकी में चोरी छपे सरहद पार करके एक दूसरे के पास आते जाते थे। मुल्क तकसीम होने के बाद सरहद के दोनों तरफ बहुत से मसाइल पैदा हो गए थे। इस सूरत का फायदा उन लोगों ने उठाया था जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा अजीज था और अपने जाती मफाद के लिए वो दूसरों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते थे। सरहद की पट्टी कायम हो जाने के बाद ऐसे ही लोगों ने फायदा उठाया था। मलिक रमजान का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था जो अपने जाती मफाद के लिए किसी को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते थे। उन्हें इस बात से कोई गर्व न थी कि ये नुकसान किसी फर्द को पहुंच रहा है या इज्तिमाई तौर पर पूरी कौम या पूरा मुल्क इससे मुतासर हो रहा है। मुल्क तकसीम होने के बाद दोनों तरफ जो गंभीर मसाइल पैदा हुए थे उनका फायदा इन्हीं लोगों ने उठाया था। मलिक रमजान और करम दास ने सरहद पार कारोबार शुरू कर दिया। गैर कानूनी तौर पर माल सरहद के इधर उधर ले जाने को वो लोग बिजनेस ही कहते थे। उनका ये बिजनेस पहले महदूद पैमाने पर था, फिर उसमें इजाफा होता चला गया। मलिक रमजान पहले सरहद पार करने के लिए दूसरों की जमीन इस्तेमाल करता था। स्मगलिंग का धंधा तरक्की कर गया तो उसने चौधरी हाकम अली की जमीन खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। पहले वो दोस्ताना अंदाज में बात करता रहा, फिर दबाव डालने लगा। उसने गांव के दूसरे लोगों के जरिए भी दबाव डलवाने की कोशिश की। वो अगरचे असल से दुगनी कीमत दे रहा था, मगर चौधरी हाकम अली किसी कीमत पर भी अपनी जमीन बेचने को तैयार न था। अपनी इन कोशिशों में नाकाम होने के बाद मलिक रमजान उच्च हथकंडों पर उतर आया। धमकियां तो वो देता ही रहता था। एक मरतबा उसने हाकम अली का खलियान जला दिया। आबद अली उन दिनों लाहौर की इस्लामिया कॉलेज में ज़ेरे तालीम था। लाहौर में भी उनका एक घर था। आबद अली फाइनल का स्टूडेंट था। वो अगरचे हफ्ते में एक बार गाँव आ जाया करता था और उसका ख्याल था कि इम्तिहान देने के बाद मुस्तकिल तौर पर गाँव आ जाएगा और खेती बाड़ी संभाल लेगा। इम्तिहान खत्म हो जाने के बाद वो गाँव जाने की तैयारी कर रहा था कि उसे वो दौनाक इतला मिली जिसने उसकी दुनिया अंधेरी कर दी। उसके बाप को किसी ने कत्ल कर दिया था। इतला देने वाले ने बताया कि चौधरी हाकम अली सुबह सवेरे अपने खेतों पर काम कर रहा था कि चंद घोड़ा सवार वहां आ गए। उन्होंने चेहरों पर डांटे बांध रखे थे। उन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे चौधरी हाकम अली और दो मिजारे मौके पर ही हलाक हो गए। आबद अली भागम भाग वहां पहुंच गया। चौधरी हाकम अली की लाश शहर के हॉस्पिटल भिजवाई जा चुकी थी, लेकिन पुलिस गाँव में मौजूद थी। आबद अली पुलिस से उलझा रहा, फिर शाम को हॉस्पिटल से लाश वसूल करके ले आया और तदफीन हो गई। गांव के सभी लोग जानते थे कि यह किसके इशारे पर हुआ था, लेकिन कोई भी शख्स वहां पर मलिक रमजान और उसके बेटे नवाज़ अली का नाम लेने को तैयार न था। सब उनसे डरते थे। आबद अली भी जानता था कि यह किसकी हरकत हो सकती है, लेकिन उसके पास मलिक रमजान और उसके बेटे नवाज़ अली के खिलाफ कोई शहादत न थी।
पुलिस ने अगरचे मलक रमजान और उसके बेटे को भी तफ्तीश में शामिल किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। वारदात के वक्त वो शहर में थे और फिर पैसे ने भी बहुत काम दिखाया, इसलिए वो दोनों साफ बच निकले थे। 6 महीने गुजर गए, पुलिस चौधरी हाकम अली के कातलों का सुराग नहीं लगा सकी। इसी दौरान में एक और वाकया हो गया। रमजान घोड़ी पर सवार एक दूसरे गांव से अपने गांव जा रहा था कि अचानक ही घोड़ी किसी चीज से बिदक कर सर पट दौड़ने लगी। मलिक रमजान ने उसे संभालने की भरपूर कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। घोड़ी सर पर दौड़ती रही। तकरीबन 200 गज आगे जाकर मलिक रमजान जानता था कि अगर घोड़ी को काबू ना किया गया तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। वो घोड़ी को काबू करने की भरपूर कोशिश करता रहा, मगर कामयाब ना हो सका। नहर बिल्कुल करीब आ चुकी थी। मलिक रमजान बदहवास हो गया। घोड़ी ने छलांग लगाकर नहर पार करने की कोशिश की, मगर उसके अगले दोनों पैर नहर के दूसरे किनारे पर लगे और वो उलटकर नहर में गिर गई। मलिक रमजान घोड़ी से गिर गया, मगर उसका पैर रुकाब में फंसा रहा। वो घोड़ी के नीचे दब गया। घोड़ी नहर से निकलकर दौड़ने लगी। मलिक रमजान का पैर रुकाब में फंसा हुआ था। वो सर के बल तकरीबन 1 फरलांग तक घोड़ी के साथ घिसटता रहा। खेतों में काम करने वाले लोग सब कुछ देख रहे थे। मलिक रमजान की कोई मदद वो नहीं कर सकते थे। मलिक रमजान का पैर रुकाब से निकल गया। वो वहीं गिर गया और घोड़ी उसे कुचलती हुई आगे निकल गई। लोग दौड़कर वहां पहुंच गए, लेकिन मलिक रमजान में कुछ नहीं बचा था। मुसलसल जमीन पर घिसटने और घोड़ी के पैर लगने से उसकी खोपड़ी पाश हो गई थी। उसका चेहरा इस तरह बिगड़ गया था कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। मलिक रमजान की इस इबरतनाक मौत पर गांव में चहमगोइयां होने लगी। हर शख्स दबे लफ्जों में कह रहा था कि मलिक रमजान से कुदरत ने चौधरी हाकम अली के कत्ल का इंतकाम लिया था। उस वाक़े के 3 महीने बाद एक और शोशा उठ खड़ा हुआ। मलिक रमजान के बेटे मलिक नवाज़ अली ने आबद अली की जमीनों पर कब्जा कर लिया, जो सरहद के साथ वाक़ थी। उसने अपने मुसल्ला मुहाफिज जमीन पर बिठा दिए और लोगों से ये कहा कि ये जमीन चौधरी हाकम अली ने उसके बाप के पास बेच दी थी। उसने कागज भी दिखा दिए। कागजात पर उसी गांव के 2 आदमियों के बयान, गवाह, दस्तखत भी वहां से मौजूद थे। वो दोनों आदमी मलिक नवाज़ अली के नमकख्वार थे। आबद अली के लिए ये इंकशाफ मजीद सनसनीखेज साबित हुआ कि मलिक रमजान ने पटवारी को पैसा खिलाकर सरकारी कागजात में भी रद्दो बदल करवा लिया था। जमीन फरोख्त करने और मलिक रमजान के नाम इंतकाल अराजी की तारीख चौधरी हाकम अली की मौत से सिर्फ 15 दिन पहले की थी। मलिक नवाज़ अली के कहने के मुताबिक वो अब तक इस वजह से खामोश रहा था कि पहले चौधरी हाकम अली का इंतकाल हो गया था, फिर उसका बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए उसने जमीन पर कब्जा कर लिया। आबद अली को समझने में देर न लगी कि उसकी जमीन हथियाने के लिए एक गहरी साजिश तैयार की गई थी, जिसमें पटवारी और महकमे अराजी के बाद दूसरे लोग भी शरीक थे और जाहिर इन सबको पैसा दिया गया था। आबद अली ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जाहिर ऐसे मुकदमात का फैसला 2-4 दिन या महीना 2 महीने में नहीं होता। ऐसे मुकदमात तो बरसों चलते हैं। आबद अली के साथ भी यही हुआ। ये मुकदमा बरसों चलता रहा। हर महीने 2 महीने बाद अदालत में पेशी होती और फिर आगे पेशी फट जाती। मलिक नवाज़ अली पैसे वाला था। जमीनों के अलावा उसने बाप का छोड़ा हुआ नाजायज कारोबार भी संभाल लिया था। उसके ताल्लुकात पुलिस से भी थे और दूसरे बड़े बड़े लोगों से भी, जो स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में उसकी पुष्टपनाही कर रहे थे। इलाके के असम्बली के मेंबर उस पर मेहरबान थे। हर इलेक्शन के मौके पर नवाज़ अली उनकी इंतखाबी मुहिम चलाता, जिस पर उसका लाखों रुपया खर्च होता और उसका फायदा वो करोड़ों की सूरत में उठा रहा था। इस तरह उसे स्मगलिंग में बारसूख लोगों की भी भरपूर हिमायत हासिल थी। मसला तो आबद अली के लिए था। सरहदी पट्टी वाले खेतों पर कब्जे के बाद उसके पास चंद खेत बाकी रह गए थे, जिन पर सिर्फ इतना अनाज पैदा होता था कि बमुश्किल उसका साल भर का गुजारा हो पाता। इस आमदनी से वो अदालत के अखराजात भी पूरे कर रहा था। एक मरतबा उसके बाप ने कहा था कि खुदा हर इंसान को पुलिस, डॉक्टर और अदालत से महफूज रखे। उस वक्त ये बात आबद अली की समझ में ना आ सकी, लेकिन अब वो अच्छी तरह समझ गया था कि उसका मतलब क्या था। वो इस चक्कर में इस तरह फंसा था कि निकलने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि वो इस मुकदमे से दस्तबरदार हो जाए। और दस्तबरदारी का मतलब ये था कि वो अपनी इरादी पर फातिहा पढ़ ले और उस पर मलिक नवाज़ अली का कब्जा तस्लीम कर ले। और वो ये नहीं चाहता था। वो अपने बाप दादा की इरादी से इस तरह दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। आबद अली की रही सही जमीन भी थोड़ी थोड़ी करके बिकती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इस मुकदमे कचहरी में कुछ नए लोगों से उसके ताल्लुकात भी इस्तवार हुए। उनमें सुल्तानपुर का एक जमींदार चौधरी बरकत अली भी था, जो पैसे वाला था। उसकी तालीम सिर्फ 8वीं तक महदूद थी, लेकिन उसे सियासत का चस्का था। पिछली मरतबा वो इलेक्शन में खड़ा हुआ था, लेकिन मलिक अब्दुल रहमान से हार गया था। बरकत अली को किसी ने मशवरा दिया कि अगले इलेक्शन में वो खुद खड़ा होने की बजाय किसी ऐसे आदमी को कामयाब करवाए जो उसकी मुट्ठी में रहे। चौधरी बरकत अली को यह मशवरा पसंद आया था और उसकी नजर इंतखाब आबद अली पर पड़ी। इलेक्शन आने वाले थे। चौधरी बरकत अली ने आबद अली को आमादा कर लिया कि वो सूबाई असम्बली की सीट पर इस इलाके से मलिक अब्दुल रहमान के मुकाबले में खड़ा हो जाए। आबद अली तालीम याफ्ता था, उसे सियासत से कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन चौधरी बरकत अली ने उसे यकीन दहानी कराई कि अगर वो कामयाब हो गया
तो वो ना सिर्फ अपने बाप की जमीन वापस हासिल कर लेगा बल्कि मजीद इरादी भी खरीद सकेगा। आबद अली को मजीद इरादी का लालच नहीं था, वो सिर्फ अपने माँ बाप की जमीन हासिल करना चाहता था। वैसे भी एक बात उसकी समझ में आ गई थी कि जिंदा रहने और अपना हक लेने के लिए ताकत जरूरी है।